हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11th के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 मूल निवासियों का विस्थापन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए सेटलर शब्द का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे। 19वीं सदी के आखिर दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका के संबंध में क्या सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिर दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। 19वीं सदी के बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। ये सभी कथन सही है। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेटलर शब्द दक्षिणी अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। अगला प्रश्न है, हॉलैंड के तासमान द्वारा न्यूजीलैंड की खोज कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1642 में। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तासमान द्वारा दिया गया नाम है, जिसने सबसे पहले 1682 में इन टापुओं को देखा था। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला में पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो तथा अप्पालाचियां पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहां का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने पर खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ है। लेकिन यूरोपवासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे।
अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। दूसरा है, इस महाद्वीप के पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो तथा अपलाचियां पर्वतों की घाटियां हैं। तीसरा है, खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही अमेरिका के अप्रवासियों के हाथों हुआ है, लेकिन अमेरिका वासियों के जानकारी में आने से पहले से ही 1000 सालों से यूरोप में लोग रह रहे थे। चौथा है, कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और अप्पालाचियां पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मेक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहां का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ है, लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कई क्षेत्रों में पाया जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कई बड़े उद्योगों की व्याख्या नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टील। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है। पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो तथा अप्पालाचियां पर्वतों की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मेक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहां का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ है, लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पाई गई सबसे पुरानी कलाकृति तीर की नोक कितनी पुरानी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11,000 वर्ष। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिम युग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानवकृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज्यादा स्थिरता आई, तब आबादी बढ़नी शुरू हुई। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का बशिंदा कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जहां वह पैदा हुआ हो। नेटिव, मूल बशिंदा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की मुख्य विशेषताएं बताएं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों के समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे। वे सब्जियां तथा मकई उगाते थे। उत्तरी अमेरिका के लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते जितने की उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका के लोगों की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेहमानों को बुलाना। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीजें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होपी। होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली आदिवासी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। दूसरा है, पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत होते हैं। तीसरा है, फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो और वर्ड्सवर्थ में कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उसका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं। उपर्युक्त में से सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं, जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस जेफरसन। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता। यह अभागी नस्ल, जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1701 का क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसी का समझौता होगा। 1763 का क्यूबेक पर ब्रिटिशों का विजय होगा। 1774 का क्यूबेक एक्ट होगा और 1791 का कनाडा संवैधानिक एक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों ने मध्य पश्चिम को संयुक्त राज्य अमेरिका को दे दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1783 में। 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंपा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण में फ्रांस, लुइसियाना और रूस से डैश जमीन खरीदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलास्का।
जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 साल में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस और रूस से जमीन खरीदी, साथ ही उसने युद्ध में भी जमीन जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी सरहद खिसकती रहती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पश्चिमी। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 साल में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस से जमीन खरीदी, साथ ही उसने युद्ध में भी जमीन जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी गृह युद्ध कब से कब तक चला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1861 से लेकर 1865 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका 1803 में फ्रांस से लुइसियाना की खरीद, 1825 से 58 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाए। 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला, 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश, 1861 से 65 में अमेरिकी गृह युद्ध, 1865 से 90 तक अमेरिकी इंडियन युद्ध, 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे, 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसे का प्रायः उन्मूलन, 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत। अगला प्रश्न है, कनाडाई राज्यों के महासंघ का निर्माण कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1867 में। कनाडा 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ। 1840 में उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन। 1859 में कनाडा गोल्ड रश। 1867 में कनाडा महासंघ। 1869 से 85 तक कनाडा में मेटिसों द्वारा रेड रिवर विद्रोह। 1876 में कनाडा इंडियंस एक्ट। 1885 में पार महाद्वीप रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आए। दूसरा है, यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। तीसरा है, ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी छोटे बेटे थे जो अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं थे और इसलिए वे अमेरिका में जमीन खरीदने के लिए उत्सुक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव आए। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी और वे ऐसी जमीन चाहते थे जिन्हें अपना कह सके। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज की याद दिलाते थे।
और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियां खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने जमीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसीलिए वहां उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।